Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिद्धांत डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला है ऑवो प्रिंसिपल। आपने सबने नाम सुना होगा ऑवो प्रिंसिपल, और हम इसे बोलते हैं N+L रूल। देखिए N+L रूल क्या है कि कोई भी अगर परमाणु है तो उसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो भरने का क्रम है उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में कैसे? पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। इसे हम कहते हैं N+L रूल। अब जिस कक्षक के लिए N+L का मान मिनिमम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि N+L का मान कभी कभी दो ऑर्बिटल्स के लिए एक समान हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ भरे जाएंगे? जहाँ पर N का मान कम है, इलेक्ट्रॉन पहले वहीं जाएगा। देखिए ये तो है इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम कि पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में। और 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये एरो से हमने इसको बता रखा है। यहाँ पर n और l के मान भी दिए हुए हैं। n का मान 1s के लिए कितना होता है? 1, 2s, 2p, इनके लिए n का मान कितना होगा? 2। इस तरह से n के मान दिए हुए हैं। और l का मान आप जानते हैं s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? 0, p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1 होता है, और d के लिए 2, और f ऑर्बिटल के लिए l का मान होता है 3। अब हम लेते हैं कि जो और N+L का मान जहाँ पर कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। अब देखिए इस टेबल को आप, इसमें हमने ऑर्बिटल्स N और L के मान शो कर रखे हैं और N+L का मान भी। अब देखिए अब 1s, 2s, 2p, N का मान क्या है? 1s के लिए 1 होगा, 2s के लिए और 2p के लिए क्या होगा? 2। लेकिन L का मान s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? 0। तो N+L का मान 1s के लिए कितना हो गया? 1, और 2s के लिए 2 हो गया। लेकिन 2p में अगर आप देखें तो N+L का मान कितना है? 3 है, और 3s में भी N+L का मान 3 है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? देखिए कहाँ जाएगा? जहाँ n का मान कम है। n का मान कहाँ कम है? 2p ऑर्बिटल में 2 है, और 3s में कितना है? 3 है। तो 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 3s में बाद में जाएगा। 2p की जो एनर्जी है वो 3s से कैसी है? कम है। अब हम लेते हैं 3s, तो ले लिया 3p और 4s। 3p और 4s में देखें तो N+L का मान एक समान है, 4 4 है दोनों में। तो 3p में n का मान कितना है? 3 है। 4s में n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे? 3p में, देन 4s में। इसी तरह से 3d और 4p में अगर देखें तो 3d में भी N+L का मान 5 है, और 4p में भी N+L का मान 5 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले? जहाँ पर n का मान कम है, और n का मान कहाँ कम है? 3d में। 3d में कितना है? 3 है। तो 3d की जो ऊर्जा है वो 4p से कैसी होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑवो प्रिंसिपल। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये एक्सेप्शंस कैसे हैं कि ऑवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1, जबकि ऑवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 3d4 4s2, लेकिन इसका होता है 3d5 4s1। इसी तरह से अगर कॉपर का देखें तो कॉपर में भी क्या है? 3d9 4s2 ना होके इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है? 3d10 4s1। इसका क्या कारण है? देखिए ns और n-d के जो
ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए क्या होता है एन एस का एक इलेक्ट्रॉन निकल के n-1d में चला जाता है। और जो रूल है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो एन एस से जब इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है तो क्या होता है क्रोमियम में तो 3d में 5 हो जाते हैं और 4s 1 रह जाता है, तो 4s भी हाफ फिल्ड है और d भी हाफ फिल्ड है क्योंकि उसमें 5 है। और कॉपर में भी इसी तरह से क्या है d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और s में 4s में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो हाफ फिल्ड हैं फुल फिल्ड हैं उनका स्थायित्व आंशिक भरे हुए कक्षकों की तुलना में कैसा होता है अधिक होता है। अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित जो कक्षक हैं उनका स्थायित्व आंशिक भरे कक्षकों की तुलना में अधिक है। देखिए आप टेबल देखिए, यहाँ पर क्रोमियम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हैं और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन होते नहीं है। ये क्या है 3d5 4s1 3d10 4s1, क्रोमियम में 3d5 हो गया और कॉपर में क्या हो गया 3d10 4s1, हाफ फील्ड है। इसमें कॉपर में क्या है फुल फील्ड है ऑर्बिटल, तो ये क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है हाफ फील्ड फुल फील्ड। ये किसके हो गए और वो प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है। नेक्स्ट लेते हैं हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी चारों क्वांटम नंबर्स एक समान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से हमेशा अलग होता है, भिन्न होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, क्वांटम नंबर्स के मान जो हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान हमेशा ही क्या होगा अलग होगा। अब देखिए के शेल ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लेते हैं के शेल में क्या है एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने यहाँ पर क्वांटम नंबर्स के मान निकाले हैं। तो n का मान 1, एस ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल तो 1 होगा, और l का मान एस ऑर्बिटल के लिए कितना होता है 0, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी 0, s स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना होता है +12। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखें तो n और l m तीनों के मान एक समान है, लेकिन s का मान क्या है -12। एक ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा अपोजिट स्पिन होगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान तो हमेशा कैसा होगा अलग होगा। 3 क्वांटम नंबर के मान अगर सेम है एक ऑर्बिटल में तो चौथा तो हमेशा अलग ही होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और दोनों के जो स्पिन है वो कैसे होते हैं अपोजिट। अब इसके बाद हम लेते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुन का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये देखिए नियम क्या है, हुन्स रूल क्या है ये कि इसके अकॉर्डिंग कि एक समान ऊर्जा वाले अगर रिक्त कक्षक उपलब्ध हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में जाएगा, और जब सबके पास सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तब फिर उसमें विपरीत चक्रण वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और तब पेयरिंग होगी। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन गया, 2py में गया, 2pz में गया, एक एक इलेक्ट्रॉन गया। ऐसा नहीं हुआ कि 2pz एम्प्टी रह गया और 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नहीं, सेम एनर्जी के हैं 2px 2py 2pz, तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो नाइट्रोजन में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पेयरिंग ऑक्सीजन में होगी, देखिए ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो पहले 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया 2px में पेयरिंग हुई अपोजिट इसमें,
ऐसा नहीं है कि 2px 2py में पेयरिंग हो गई 2pz खाली छोड़ दिया, नहीं। सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन का ऑर्बिटल्स में जाता है। देखिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन हमेशा कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया तीनों प्रिंसिपल्स? ओके।